नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके विज्ञान विषय के दूसरे पार्ट यानी मानव तंत्र के बारे में, जिसमें अपने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र और रक्त के बारे में, यानी जो तीसरा तंत्र है उसके बारे में अपन बात करेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो अगर आपने पीछे वाले मानव पाचन तंत्र और मानव श्वसन तंत्र नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वो भी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसका अगला भाग है, जो अगला पाचन तंत्र है वो है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। देखो, परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जो किसी को परिवहन करने का कार्य करता है। तो अपने कई सारे शरीर के अंग मिलकर जो रक्त का परिवहन करने का कार्य करते हैं। परिवहन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लाना और लेके जाना। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर रक्त के बारे में, यानी रक्त की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र क्या है। तो देखिए रक्त के बारे में, रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? उत्तक। और उत्तक अपन किसे कहते हैं? जो कई प्रकार की कोशिकाओं या कहते हैं कई प्रकार की कोशिकाएं मिलकर जो एक ही कार्य करती है, या बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक ही कार्य करती है, उसको अपन क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो ये क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी तरल पदार्थ होता है ये। ठीक है, संयोजी उत्तक है। जो मानव एवं पशुओं में क्या करता है? आपको पता है रक्त का क्या कार्य है? देखो, एक तो कार्बन ऑक्सीजन को लेना और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। दूसरा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर के सभी अंगों से लाकर वापस बाहर करना। ठीक है, और साथ में जो अपने शरीर के जो पोषक तत्व होते हैं, अपन जो भोजन में पोषक तत्व लेते हैं, उनको भी क्या है? शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। और साथ में जो शरीर में जो उपयोग होने के बाद में जो अपशिष्ट बच जाते हैं, उनको भी वापस शरीर से बाहर कराने का कार्य भी कौन करता है? रक्त ही करता है। तो देखो क्या है, जो मानव एवं पशुओं में गैसों का, पोषक तत्वों का और अपशिष्टों का परिवहन करता है। गैसों का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, उनका परिवहन करना, परिवहन का मतलब लाना और ले जाने का कार्य करता है। और उसके बाद में बात करें रक्त का पीएच, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पे 1 नंबर का बन सकता है। रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच होता है 7.4। और अपने को पता है 7 से जो मान ऊपर होता है, 7 से लेकर 14 तक जो पीएच का मान होता है वो क्या होते हैं? क्षारीय। लेकिन ये क्या है? 7 के बिल्कुल पास में तो हल्का क्षारीय होता है, यानी थोड़ा सा क्षारीय होता है रक्त। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा गया रक्त का पीएच क्या है। उसके बाद में देखा है रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा किसे कहते हैं? जो अपने हड्डियों के अंदर होता है। कहाँ होता है? हड्डियों के अंदर। ठीक है, ये हमारे जो मतलब जो वयस्क हो जाते हैं बाद में, तो ये लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन भ्रूण अवस्था या नवजात शिशु जो अपनी माँ के पेट में ही जो बच्चा होता है, या जन्म लेने के बाद में जो बच्चा बहुत छोटा होता है, तो उसमें क्या हो? रक्त का निर्माण कहां पर होता है? प्लीहा में होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन बन सकता है। नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण कहां होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में नहीं होता है, किसमें होता है? प्लीहा में होता है। उसके बाद में देखो रुधिर कह दो या रक्त कह दो, एक ही बात है, ध्यान रखना। रुधिर या रक्त एक ही भाग है। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है तरल भाग और एक होता है ठोस भाग। तरल भाग को अपन द्रव्य भाग भी कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या होता है? जिसको क्या कहते हैं? तरल या द्रव्य भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के अंदर जो द्रव्य भाग होता है वो कहलाता है प्लाज्मा, और जो दूसरा ठोस भाग होता है वो किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की। ठीक है, तो रक्त के 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं रक्त के, एक द्रव्य भाग या तरल भाग, दूसरा ठोस भाग। तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं और ठोस भाग किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। अब अपन आगे वही बात करेंगे। रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। ये जो कोशिकाएं होती है ना, जो ठोस भाग जिन कोशिकाओं का बना होता है, ये कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहला है लाल रक्त कोशिकाएं, यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। दूसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है बिंबाणु, जिसको प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करें प्लाज्मा, जो अपने रक्त के अंदर कितना होता है? इसकी मात्रा 55% मात्रा किसकी होती है? अपने रक्त के अंदर प्लाज्मा की होती है। यानी 55% अपने रक्त के अंदर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। उसके बाद लाल रक्त, श्वेत का रक्त, और इसके बारे में अपन आगे पर जो पढ़ेंगे वो इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये था अपने रक्त के बारे में।
इसके बाद में अपन देखते हैं रक्त कोशिकाओं के जो प्रकार हैं उसके बारे में, एक एक के बारे में। तो सबसे पहला है लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको अपन आरबीसी भी कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल कहते हैं। ये देखो, इनकी बात करें तो ये रक्त में सबसे ज्यादा होती है। अपने रक्त का 99% तो क्या होती है, सिर्फ आरबीसी होती है। ठीक है, अपने रक्त का 99% यानी टोटल रक्त की जो कोशिकाएं होती है, रक्त में सारी कोशिकाएं होती है, उसका 99% भाग ये आरबीसी होते हैं। ठीक है, इसके बाद इन कोशिकाओं में क्या है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो इस कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसके कारण ही अपने रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। अपना जो ब्लड होता है लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन नामक कारण। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, तो इसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, यानी आरबीसी का जीवन काल है वो 120 दिन तक है। ठीक है, ये 120 दिन बाद में नष्ट हो जाती है। उसके बाद में ये केंद्रक विहीन होती है, मतलब कोशिकाओं में, यानी कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, कई प्रकार की कोशिका होती है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये इस प्रकार की कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक विहीन मतलब इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। इसके बाद में प्रकार बात करते हैं, दूसरा प्रकार जो है श्वेत रक्त कणिका है, जिसको WBC यानी क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। ठीक है, ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये क्या करती है, जो अपने शरीर के अंदर अगर मान लो कोई किसी प्रतिजन ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया है, यानी रोगों से लड़ने वाले जो बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं, उनको क्या करता है, उनसे हमें बचाता है, यानी रोगों को जल्दी से रोग नहीं होने देता, उनसे बचाता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये तो अपने पढ़ा ही था कि जो रक्त का निर्माण क्या होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। अच्छी तरह याद रखिए, क्योंकि ल्यूकोसाइट से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट भी होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और अपने बात की थी रक्त का कलर लाल, इसी के कारण होता है। तो ये क्या है, इसके कारण फिर रक्त, इसका कलर कैसा होता है, ये रंगहीन होती है। यानी जो व्हाइट ब्लड सेल होती है यानी WBC होती है, इनका कोई कलर नहीं होता है, ये रंगहीन होती है। जैसा पानी होता है वैसा कलर होता है। इसके बाद बात करें इसकी भी, ये 2 प्रकार की होती है। यानी WBC भी कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। कौन सा, एक है कणिकाणु और दूसरा अकणिकाणु। 2 प्रकार है, एक कणिकाणु और एक अकणिकाणु। अब कणिकाणु की बात करें तो इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं आती है, न्यूट्रोफिल, आयोसिनोफिल और बेसोफिल, इयोनोसिफिल और बेसोफिल। लेकिन बात करें जो WBC है, इसमें सबसे ज्यादा कौन से प्रकार की होती है, ये है न्यूट्रोफिल नाम। ठीक है, ये कोशिकाएं इसमें सबसे ज्यादा होती हैं। दूसरा है इसके बाद अकणिकाणु। अकणिकाणु 2 प्रकार की होती है, ये भी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट के भी क्या है, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। देखो ये क्या काम करती है, जो ये न्यूट्रोफिल है और ये जो कणिकाणु, ये इसका न्यूट्रोफिल हो गया, लिम्फोसाइट, ये क्या काम करती है, ये करती है प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अपने शरीर को जो प्रतिजन अटैक करते हैं उनसे बचाने का काम करती है। साथ में मोनोसाइट क्या करती है, भक्षक का काम करती है, यानी किसी का भक्षण करना। तो उनका जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनका क्या करती है, भक्षण करने का काम ये करती है। तो ये थे अपने किसके, लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में। इसके बाद देखते हैं अगले जो तीसरे प्रकार की कोशिका है, रक्त का प्रकार, जो कोशिकाओं के प्रकार, वो था बिंबाणु। ठीक है, बिंबाणु को प्लेटलेट्स भी कहते हैं और इसका एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इससे पहले अपन WBC का नाम एक और देखा था, ल्यूकोसाइट, इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है, मात्र 10 दिन का होता है। यानी बिंबाणु या प्लेटलेट्स का जीवन काल मात्र 10 दिन का होता है। लेकिन आपने क्या पढ़ा था, RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। इसके बाद देखो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जब अपने चोट लग जाती है, खून बहता है, तो उस खून का थक्का जमाने का कार्य है। इस रक्त का थक्का जमाने का कार्य, अपन देखते हैं चोट लग जाती है, थोड़ी देर में क्या हो जाता है, रक्त जम जाता है, वहां पे रक्त बंद हो जाता है। ठीक है, तो वही कार्य इसका बिंबाणु का है। ये भी क्या है, केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। आपने पढ़ा था RBC के अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट्स के अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि ध्यान रखना, जो WBC है उसके कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है।
ठीक है। इसके बाद अपन देखें रक्त के कार्य। ये तो थे रक्त की कोशिकाओं के प्रकार। अब देखना है रक्त जो अपने शरीर के अंदर क्या क्या कार्य करता है। तो देखो सबसे पहले तो क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, यानी शरीर के बाहर वातावरण से ऑक्सीजन को लेना और जो सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। कोशिका में ऑक्सीजन का उपयोग करने के बाद में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको वापस बाहर लेके आना। तो ये काम कौन करता है, रक्त करता है। दूसरा देखो शरीर के पीएच को भी नियंत्रित करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि शरीर का पीएच का मान अगर थोड़ा सा भी अपने रक्त का बढ़ जाता है तो निश्चित तौर पे मनुष्य की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो देखो अपने शरीर के पीएच को भी नियंत्रित करता है। शरीर का ताप भी कौन नियंत्रित करता है, रक्त ही करता है। अपन देखते हैं कई बार अपने क्या होता है, जब बीमार हो जाते हैं, बुखार आता है तो क्या हो जाता है, अपने शरीर का ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो प्रतिजन अपने शरीर के अंदर गए उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं शरीर में, ताकि ताप बढ़ने से वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। ठीक है, तो ताप को भी नियंत्रित करता है। उसके बाद है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। वो तो अपने को पता ही है कि रक्त में क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, प्रतिरक्षा का काम करती है। तो अपने को क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद हार्मोन का भी परिवहन करता है। जो आवश्यकता अनुसार अपने शरीर में जितनी आवश्यकता होती है हार्मोन की, उनका भी क्या करता है, परिवहन करता है। आपने देखा था कुछ क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, कुछ बहिःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है, जो अपने क्या होते हैं, हार्मोन का स्रावन कहां करती है, रक्त के अंदर करती है, इसलिए उसको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो ये हार्मोन का भी परिवहन करता है रक्त। उसके बाद है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे अपन यूरिन वगैरह जो होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, रक्त करता है। क्योंकि जैसे ही अपन शरीर के अंदर भोजन करते हैं, भोजन के बाद में अपने शरीर को क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा बना लेते हैं। ऊर्जा बनाने के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनको शरीर से बाहर करना भी जरूरी होता है। तो उसमें भी क्या होता है, रक्त उनको लेकर आता है और शरीर से बाहर कराने का कार्य भी रक्त करता है। तो ये था इसका तीसरा प्रकार की रक्त रुधिर कोशिका। और उसके बाद रक्त के कार्य क्या क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, इसको आप अच्छी तरह कर सकते हैं। तो रक्त के कार्य के बाद में अपन देखते हैं रक्त के प्रकार। देखो पहले अपने पढ़े थे रक्त के दो भाग कौन सा है, एक द्रव्य भाग होता है, एक ठोस भाग होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़े रक्त की कोशिकाओं के प्रकार पढ़े थे। वो रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, या जिसको बिंबाणु कहते हैं। अब है रक्त के प्रकार। रक्त के प्रकार, तो रक्त के प्रकार अपन जैसे किसी को बोलते हैं कि कौन सा ग्रुप है, तो वो कहता है कौन सा समूह है, कि ए मेरे पास ए है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, कोई कहता है बी, कोई कहता है ओ है। तो ये क्या होते हैं, इसको समझते हैं। तो देखो बात करें तो जो अपने पढ़ा था, जो रक्त में कोशिकाएं होती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और बिंबाणु, तो उसमें आरबीसी जो होती है उसकी सतह पर क्या है, 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, विशेष प्रकार के कुछ प्रतिजन पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं प्रतिजन ए और प्रतिजन बी कहते हैं। ये किसी पर उपस्थित होते हैं, कहीं पर नहीं होते हैं। किसी पर ए होता है सिर्फ, किसी पर बी होता है। ठीक है, किसी पर दोनों ही नहीं होते हैं और किसी पर दोनों ही होते हैं। इसके आधार पर रक्त के क्या है, 4 समूह होते हैं, यानी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, एक हो गया ए बी, ए बी और ओ। किसके आधार पर, आरबीसी की सतह पर। अब मान लो ये देखो आरबीसी है, ये क्या है, आरबीसी। इसकी सतह पर मान लो ए प्रकार का प्रतिजन है। कौन से प्रकार का, ए प्रकार का। तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसका रक्त समूह कौन सा है, ए है। ठीक है, अगर मान लो किसी आरबीसी के ऊपर क्या है, बी प्रकार का समूह है, रक्त समूह कौन सा है, यानी कौन सा उपस्थित है, प्रतिजन बी प्रतिजन उपस्थित है इसकी सतह पर, आरबीसी की सतह पर, तो उसको कहेंगे रक्त समूह कौन सा है, बी। कुछ प्रतिजन ऐसे होते हैं जिसके ऊपर दोनों ही उपस्थित होते हैं, ए भी होता है और बी भी होता है। ऐसा जब आरबीसी की कोशिका की सतह पर क्या है, दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं, ए और बी दोनों ही, तो उसको कहते हैं ए बी। और ऐसा समूह जिसके ऊपर क्या है, आरबीसी पर कोई भी प्रतिजन नहीं होता है, कोई भी प्रतिजन नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, कौन सा, ओ हो गया। यानी कोई भी प्रतिजन नहीं हो, ना तो ए होता है ना ही बी होता है, तो उसको कहते हैं ओ समूह। तो इस आधार पर देखो, जब ए उपस्थित है आरबीसी की सतह पर तो ए समूह, बी उपस्थित है तो बी समूह, दोनों ही उपस्थित है तो ए बी, और एक भी नहीं है तो कौन सा हो गया, ओ समूह। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के प्रतिजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें, इस ए बी के अलावा एक प्रकार का और प्रतिजन पाया जाता है, जो आरबीसी की सतह है, ये तो है ही है ए और बी, इसके अलावा एक प्रकार का और प्रतिजन पाया जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, आरएच प्रतिजन कहते हैं।
क्या कहते हैं, RH प्रतिजन। ये किसी में उपस्थित होता है, किसी में नहीं होता है, जरूरी नहीं है सब में हो। देखो इनमें से तो होते हैं ए बी और O, ये तो है ही है। इसके अलावा एक और है, वो कौन सा है, RH। ठीक है, जिस कारक पर यानी जिस RBC की सतह पर RH कारक उपस्थित होता है तो उसको कहते हैं RH पॉजिटिव यानी RH धनात्मक, और जिस पर उपस्थित नहीं होता है उसको RH ऋणात्मक। जैसे अपन बोल रहे, मान लो किसी ने बोला है कि मेरा रक्त समूह है A पॉजिटिव। कौन सा है, मेरा रक्त समूह, मान लो उसने बोला है A पॉजिटिव। A पॉजिटिव का मतलब होता है उसकी RBC की सतह पर क्या है, A प्रकार का प्रतिजन है और RH भी है। अगर कोई बोलता है मेरा रक्त समूह B नेगेटिव है, अब ध्यान से सुने, B नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उसकी RBC की सतह पर B प्रकार का प्रतिजन तो है लेकिन RH कारक उपस्थित नहीं है या RH प्रकार का प्रतिजन नहीं है। नहीं होता है तब उसको नेगेटिव कहते हैं, और जहां पर उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं, RH पॉजिटिव कहते हैं या RH प्लस। तो अपन देखते हैं, सुनते हैं, किसी से पूछते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो कोई कहता है A पॉजिटिव, कोई कहता है A नेगेटिव। A पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जिसके RH समूह उपस्थित होता है, A प्रतिजन तो है ही है, साथ में RH भी उपस्थित है। और जो कहता है मेरे पास A नेगेटिव है, इसका मतलब उसके पास RBC की सतह पर A प्रकार का प्रतिजन है लेकिन RH नहीं है। RH नहीं होता है तो अपन क्या कहते हैं, ये कौन सा हो गया, A नेगेटिव। ठीक है, तो इसी प्रकार के सारे होते हैं। A में O पॉजिटिव भी होता है, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। O पॉजिटिव का मतलब उसकी RBC की सतह पर ना तो A प्रकार का प्रतिजन है ना ही B प्रकार का है, लेकिन RH प्रकार का है, तब O पॉजिटिव कहेंगे। O नेगेटिव का मतलब ना तो उसके ऊपर A और B प्रकार का कोई प्रतिजन है ना ही उसके ऊपर RH कारक उपस्थित है या RH प्रतिजन है, तो उसको क्या कहेंगे, O नेगेटिव। इसका मतलब ये होता है। तो इस प्रकार के रक्त के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार। किसके आधार पर, RH जो प्रतिजन होता है A और B की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 4 प्रकार के। फिर उसके बाद इनके अलावा एक और प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है जिसको कहते हैं RH प्रतिजन। ठीक है, अगर ये उपस्थित होता है तो RH पॉजिटिव, अगर नहीं होता है तो RH नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये बताते हैं कि इसमें RH कारक है या नहीं। अब बात करें, विश्व के 80% लोग हैं, कितने प्रतिशत, 80% लोग हैं जिनके ऊपर क्या होता है, RH पॉजिटिव पाया जाता है, मतलब RH कारक होते हैं। ठीक है, मात्र 20% इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके RH नेगेटिव होता है। तो ये था रक्त के प्रकार के बारे में। तो अभी तक अपने जो बात की थी वो की थी रक्त के बारे में। अब अपन बात करेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, तो देखो परिसंचरण तंत्र पहले होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो परिसंचरण तंत्र क्या है, विभिन्न अंगों का संयोजन है, मतलब कई अंगों से मिलकर बना हुआ है। जैसे उसके अंदर रक्त आ गया, रक्त वाहिनियां, धमनी, सिरा, हृदय, ये सारे मिलकर क्या है, परिसंचरण तंत्र बनता है। ठीक है, आपने जो पहले बात की थी, तंत्र क्या होता है, कई अंगों से मिलकर बना होता है। अब क्या है, ये क्या करता है, शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ का क्या करता है, परिवहन करता है। यानी सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना, ठीक है, पोषक तत्वों को सभी अंगों तक पहुंचाना, ठीक है, हार्मोन को पहुंचाना, और जो पोषक तत्व उपयोग होने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उसको वापस लेके आना। ये सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, रक्त में परिसंचरण तंत्र द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद में मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है। देखो रक्त होता है वो किसके अंदर बहता है, रक्त वाहिनियों के अंदर अंदर बहता है। ठीक है, रक्त वाहिनियों से बाहर नहीं, रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है, इसलिए उसको बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अगर मान लो वो रक्त वाहिनियों के अंदर न बह के सीधा खुला बहे तो उसको क्या कह देंगे, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो मानव में पाया जाता है वो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं, रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां इसके अंदर क्या है, शामिल हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर, बंद परिसंचरण तंत्र के अंदर, यानी परिसंचरण तंत्र के अंदर हृदय हो गया, रक्त हो गया और रक्त वाहिनियां इसके अंदर शामिल होती है। इसके बाद में बात करें तो देखो रक्त के अलावा लसिका भी इस परिवहन का हिस्सा है। एक रक्त के अलावा एक शरीर में अपने एक और द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं लसिका। रक्त का कलर को क्या होता है, लाल होता है, लेकिन लसिका होती है वो क्या होती है, रक्तहीन होती है, हल्के पीले कलर की। कई बार अपनी चोट लग जाती है, चोट सही होने के बाद में जो रक्त का थक्का जम गया था वो सूख जाता है, उसको हटाते हैं तो अपने हल्का पीला पदार्थ निकलता है। ठीक है, जो क्या होती है, लसिका।
ठीक है। इसका गमन लसिका तंत्र द्वारा होता है। अब ये लसिका तंत्र होता है, जैसे रक्त का गमन परिसंचरण तंत्र होता है, इसका भी होता है एक लसिका तंत्र, ठीक है, जो रक्त का क्या करती है, परिसंचरण, मतलब रक्त का परिवहन करती है। लेकिन ये क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र है, इसके लिए कोई वाहिनियां नहीं होती हैं, ठीक है, बहने के लिए कोई प्रॉपर नसें नहीं है, ये खुली बहती हैं, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, खुला तंत्र कहते हैं। अपने जो ये तंत्र है परिसंचरण तंत्र, इसका केंद्र क्या होता है, हृदय होता है। देखो यहाँ पर ये परिसंचरण तंत्र का चित्र है, जिसका केंद्र क्या है, ये हृदय है, जो क्या करता है, समय समय पर रक्त को पंप करता है। अपने देखते हैं अपने हृदय की धड़कन होती है, तो धड़कता है तब क्या होता है, एक बार हृदय पंप होता है, जिससे रक्त वाहिनियों में रक्त जाता है। ये था परिसंचरण। अब इस चित्र को समझते हैं। देखो तो चित्र में क्या है, यहाँ पर हृदय के 4 भाग बताए गए हैं, जो अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जहां से क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, जो अपने शरीर के अंदर कोशिकाएं क्या करती है, ऑक्सीजन को तो ले लेती है, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से होते हुए अपने शरीर के इस भाग में, यानी 4 भाग आलिंद और नीले, दायां और बायां पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आता है, यहां से होते हुए पंप होने के बाद में यहां से जैसे ही प्रेस होगा, मतलब क्या होता है, हृदय जैसे ही संकुचित होता है तो हृदय से सीधा कहां पहुंचती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून था, जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ था, वो कहां पहुंच जाता है, फेफड़ों में। और अपने श्वसन तंत्र में पढ़ा था, फेफड़ों के अंदर क्या होती है, कुप्पिकाएं होती है, जो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो वहां से श्वसन द्वारा वापस बाहर भेज देती है, और जो सांस में जो अपने ऑक्सीजन अंदर ली थी उसको क्या करती है, यहाँ पर यानी रक्त को शुद्ध कर देती है। अशुद्ध रक्त कौन सा होता है, जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है वो अशुद्ध रक्त होता है, और जो शुद्ध रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन मिली होती है। यानी यहाँ से फेफड़ों में रक्त शुद्ध होता है और फिर हृदय के इस भाग में पहुंचता है। यहाँ से हृदय क्या करता है, जब पंप होता है, संकुचित होता है, तो इस भाग से रक्त क्या है, पूरे शरीर के सभी अंगों तक यहाँ से होते हुए वापस कोशिकाओं तक पहुंचता है। वापस कोशिकाएं उसका उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। तो ये जो तंत्र है लगातार चलता रहता है परिवहन, इसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र। अब देखो, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र भी आपको समझ में आया। पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है, बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, तो मानव में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि रक्त होता है वो रक्त वाहिनियों में बहता है, वैसे नहीं बहता है, तो इसको कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। तो ये था परिसंचरण तंत्र के बारे में। इसके बाद देखते हैं परिसंचरण तंत्र का जो आपने पढ़ा था, सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो क्या होता है, मानव हृदय, ठीक है। तो देखो मानव हृदय के बारे में अपन देखेंगे। तो देखो मानव हृदय क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये कार्य कैसे करता है। तो ये क्या होता है, पेशियों का बना एक मांसल, खोखला और बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का अंग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पेशियों का बना होता है, मांसल का मतलब इसमें कोई हड्डी नहीं होती है, पूरा मांस का बना होता है, और खोखला होता है, अंदर से क्या होता है, खोखला। ये जो भाग दिख रहा है ये सारा क्या है, खोखला भाग होता है, ठीक है। और बंद मुट्ठी के आकार का, अपनी जितनी मुट्ठी बंद होती है सिर्फ इस आकार का होता है, ठीक है। और कौन से भाग में पाया जाता है, अपने इधर वाले दाएं भाग में, यहाँ वक्ष गुहा के दाएं भाग में पाया जाता है। इसके बाद देखो इसके ऊपर ये जो आवरण है, ये जो भाग है इसका, ये क्या कहलाता है, हृदय आवरण। क्या कहलाता है, यह हृदय आवरण, जिससे ये घिरा रहता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके 4 भाग होते हैं। हृदय को कितने भागों में, 4 भागों में, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले। ऊपर वाले भाग 1 और 2 इसको बोलते हैं आलिंद और इसको बोलते हैं नीले। ये होते हैं आलिंद और ये नीचे वाले नीले, ठीक है। अब इसको देखो, इधर वाले भाग को दाया, ये दाया आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दाया नीले, ये बायां नीले। नीचे वाले भाग को नीले, ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं। देखो ऊपर वाला भाग होता है अलिंद, नीचे वाला होता है नीले। इसके बाद देखिए अब क्या है, जो शरीर के अंदर से जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, शुद्ध रक्त तो ले लेती है, मतलब रक्त से ऑक्सीजन ले लेती है और उसके अंदर वापस क्या छोड़ देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो उसको कहते हैं अशुद्ध रक्त। देखो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त में क्या फर्क होता है, देखो शुद्ध रक्त तो उसे कहेंगे शुद्ध रक्त, जिसके अंदर रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन, और अशुद्ध रक्त किसे कहेंगे, जिसमें क्या होता है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड, वो अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। तो शरीर का जो सारा काम होने के बाद में जो अशुद्ध रक्त बचता है वो सीधा कहां पे आता है, इस भाग में आता है, यहाँ पे इस महाशिरा द्वारा कहां आता है, जो दाएं आलिंद के अंदर आता है। सबसे पहले कहां आता है, अशुद्ध रक्त जो शरीर के अंदर से सारा रक्त काम में ले लिया है, उसके बाद में उस रक्त के साथ जिसमें ऑक्सीजन रहती है वो सारा अंदर आता है दाएं
दाएं आलिंद के अंदर, ऊपर वाले भाग में। दाएं आलिंद से ये जो वॉल्व होता है, वॉल्व मतलब ये खुलता है तो रक्त नीचे जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक होता है, फिर यहाँ से रक्त किस में जाता है, दाएं नीले के अंदर। नीचे वाला भाग कौन सा होता है, दाएं नीले। ये जो वॉल्व है यहाँ से खुलता है और रक्त नीचे जाता है, इसको बोलते हैं एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं, जो किसके अंदर पाया जाता है, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में, इसको एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं। अब यहां से जब ये संकुचित होता है, मतलब आपस में सिकुड़ता है, तो रक्त क्या है, यहां से इससे होते हुए कहां जाता है, ये फुफ्फुस धमनी द्वारा हृदय में जाता है। फुफ्फुस धमनी द्वारा यानी फेफड़ों पर पहुंचाने वाली जो धमनी है उसके द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है, और फेफड़ों में पहुंचने के बाद में अपने को पता है फेफड़े श्वसन की क्रिया में क्या कर देते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को तो ले लेते हैं जो अपन सांस से बाहर छोड़ देते हैं, और रक्त के साथ वापस क्या मिला देते हैं, ऑक्सीजन मिला देते हैं, जिसको कहते हैं ऑक्सीकृत रक्त कहते हैं। वो ऑक्सीजन इसके साथ मिल गई है अब, तो वो मिला हुआ ऑक्सीजन हृदय से वापस किस में आता है, इसके अंदर आता है, फुफ्फुस सिरा के अंदर। फुफ्फुस सिरा से कहां पर आता है, ये देखो ऊपर वाला भाग बायां आलिंद कहलाता है। उस बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त आता है, जो फेफड़ों से रक्त शुद्ध हो गया है वो बाएं आलिंद के अंदर आ जाता है। बाएं आलिंद में इकट्ठा होने के बाद ये जो वॉल्व है इसको कहते हैं त्रिवलक एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ये सिर्फ एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, ये त्रिवलक एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, जो किसके बीच में पाया जाता है, ये बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में त्रिवलक होता है। और जो एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है वो दाएं दोनों के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद ये किस में पहुंचता है, दाएं नीले के अंदर। ये दाएं नीले, फिर दाएं नीले क्या होता है, वापस संकुचित होता है, तो इस संकुचन के द्वारा ये देखो जो नस है इसको क्या बोलते हैं, महाधमनी, यानी सबसे बड़ी रक्त वाहिनी होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, उसको महाधमनी बोलते हैं। इस महाधमनी द्वारा शरीर के सभी अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंचा दिया जाता है। क्या पहुंचा दिया जाता है, शुद्ध रक्त सभी अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। इसकी देखो दोबारा से यहां पर लिखा है अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा, ये देखो महाशिरा द्वारा सारा अशुद्ध रक्त इसके अंदर आता है, ठीक है। दाएं आलिंद में एकत्रित होता है, ये दाएं आलिंद है, इसके अंदर एकत्रित होता है। इसके पश्चात वॉल्व द्वारा दाएं नीले में जाता है, ये वॉल्व है, इसके द्वारा दाएं नीले में जाता है। दाएं नीले के संकुचन से ये रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है, इसके संकुचन से ये जो फुफ्फुस धमनी है इसके द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है, ठीक है। जहां श्वसन द्वारा रक्त को ऑक्सीकृत किया जाता है, मतलब शुद्ध किया जाता है, रक्त में ऑक्सीजन मिला दी जाती है। तो यहाँ पर फेफड़ों में पहुंच गया है, फेफड़ों में रक्त को शुद्ध कर दिया गया है, और फिर क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन मिला दी जाती है। शुद्ध रक्त फुफ्फुस सिरा द्वारा, अब ये फुफ्फुस सिरा है, इसके द्वारा रक्त शुद्ध अंदर आता है वापस हृदय के कौन से भाग में, बाएं आलिंद में। तो देखो यहाँ लिखा है बाएं शुद्ध रक्त फुफ्फुस सिरा द्वारा बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, और बाएं आलिंद का वॉल्व द्वारा बाएं नीले में जाता है, इस वॉल्व द्वारा बाएं नीले में जाता है, जिसके संकुचन से यानी बाएं नीले के संकुचन से क्या होता है, रक्त महाधमनी द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। ये यहाँ से सभी अंगों तक भेज दिया, वापस वो रक्त क्या हो जाएगा, कोशिकाएं उसका उपयोग कर लेगी, यहाँ से ऊर्जा मिल जाएगी, और वापस वो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त उसी को लेकर वापस हृदय में पहुंचेगा। ये अपनी हृदय की एक धड़कन होती है, एक बार पंप होता है तब ये क्रिया होती है। और आपको पता है सामान्य व्यक्ति की 1 मिनट में कितनी धड़कनें होती है, 72, यानी 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। तो मतलब ये 72 बार क्रिया होती है। ये एक चक्कर, हृदय चक्कर किसे कहते हैं, जब एक बार अशुद्ध रक्त इसमें आने के बाद में कौन से, दाएं आलिंद में आया, फिर दाएं आलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से बाएं नीले में आएगा, बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, और बाएं नीले से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। ये एक चक्कर होता है जिसको हृदय चक्कर कहते हैं। तो ये था आपके हृदय के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से हृदय से जो रक्त का सर्कुलेशन होता है, यानी हृदय का चक्कर किस तरह से होता है रक्त का, वो था ये। तो देखो इसके बाद हृदय में आगे देखते हैं इस प्रक्रिया में क्या होता है। आपने देखा हृदय में से रक्त क्या है, 2 बार गुजरता है। ये मान लो हृदय है, तो इसमें क्या होता है, एक बार इस भाग में से अशुद्ध रक्त इसमें से आता है, और फिर यहां से जाता है, फिर दोबारा से शुद्ध रक्त आता है इससे, यानी एक चक्कर में क्या होता है, हृदय में से 2 बार रक्त गुजरता है। तो पहले शरीर से क्या होता है, अशुद्ध रक्त उस हृदय में आता है, और फिर दोबारा में क्या आता है, फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त आता है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के परिसंचरण को कहते हैं द्विसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं, द्विसंचरण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक चक्कर में क्या होता है, रक्त हृदय में से 2 बार गुजरता है, ठीक है।
तो देखो अपने रक्त के बारे में पहले पढ़ लिया था, अब अपन पढ़ेंगे इसमें रक्त का जो परिसंचरण होता है जिन वाहिनियों द्वारा होता है वो दो प्रकार की होती है। यानी रक्त का परिसंचरण करने वाली, रक्त का परिसंचरण रक्त वाहिनियों द्वारा होता है, ये वाहिनियां दो प्रकार की होती है। यानी एक तो शुद्ध रक्त लेके आती है और एक अशुद्ध रक्त लेके जाती है। तो ये अलग अलग प्रकार की, इनका नाम भी अलग अलग है। एक तो देखो धमनी और एक होती है सिरा। धमनी कौन सी होती है? वे वाहिनियां जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, वे वाहिनियां जिसमें शुद्ध रक्त बहता है उसको अपन क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। ठीक है। और ये कहां से? हृदय से रक्त को अपने शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। हृदय से शुद्ध रक्त लेके आती है और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और सिरा क्या होती है? वे वाहिनियां जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होता है? शुद्ध रक्त का मतलब जिस रक्त में ऑक्सीजन घुली हुई हो, और अशुद्ध रक्त जिसमें रक्त के साथ क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो जिन वाहिनियों में अशुद्ध रक्त बहता है उसको सिरा कहते हैं। ठीक है। ये क्या करती है? शरीर के सभी अंगों से जो ऑक्सीजन से जो काम ले लिया था, उसके बाद जो रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बची थी उसको लेके और हृदय तक लेके जाती है। यानी ये क्या काम करती है? जो ये रक्त को कहां? हृदय की ओर लेके जाती है। शरीर के सभी अंगों से रक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है उसको हृदय तक लेके आती है। तो ये काम किसका होता है? सिरा द्वारा। लेकिन अपने दो नाम पढ़े थे, एक फुफ्फुस धमनी और एक फुफ्फुस सिरा। ठीक है। जो हृदय से जुड़ी होती है वो क्या करती है? फुफ्फुस धमनी होती है, जो क्या करती है? अशुद्ध रक्त को लेके जाती है फेफड़ों के अंदर, लेकिन उसका नाम क्या होता है? फुफ्फुस धमनी होता है, जो अशुद्ध रक्त लेके जाती है। और जो शुद्ध रक्त लेके आती है फेफड़ों के अंदर उसका नाम होता है फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फुफ्फुस से जुड़ी हुई थी और शुद्ध रक्त को लेके आती है, फिर भी उसको क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी फुफ्फुस धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है? तो ध्यान रखना अशुद्ध रक्त। और फुफ्फुस सिरा में कौन सा रक्त बहता है? तो शुद्ध रक्त। ये आपको बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा परिसंचरण तंत्र, जिसमें अपने वो पढ़ा रक्त क्या होता है उसके बारे में, और जो परिसंचरण तंत्र है वो कैसे काम करता है, और हृदय के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।